तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे फिंगर में एक हर इंडिविजुअल में अलग एक प्रिंट होता है, जिसकी वजह से हम लोग अंगूठा लगाते हैं या हाथ का निशान लेते हैं। आजकल आप लोग आधार कार्ड बनवाते हैं तब भी उसमें फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, और वो हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें वेरिएशन ज़रूर होता है। उसी तरह से डीएनए जो होता है हमारा, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये क्या चीज़ होती है। जैसा कि आपने अभी देखा था कि डीएनए में किस तरह से डिफरेंस होता है, थोड़ा और डिटेल में हम उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग फिंगरप्रिंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 99% ऑफ बेस सीक्वेंस अमॉन्ग ह्यूमंस इज द सेम। 99.9% जो डीएनए है या डीएनए का जो सीक्वेंस है, बेस सीक्वेंस है, वो क्या है, सेम है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने बेस पेयर होंगे इसमें, जो कि 99.9% कितना होगा इसका, यानी कि कितने बेस पेयर ऐसे हैं जो डिफरेंट हो सकते हैं। सेम तो 99.9% होंगे ही, डिफरेंट कितने हो सकते हैं ये आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंस होता है यही किसी भी इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है, कि जैसे फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइपिक अपीयरेंस जो है उसका, इसी 0.1% की वजह से एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में डिफरेंस होता है। हाइट है, चाहे फेस है, चाहे उसका और कलर है, या कुछ भी फीचर्स हैं उसके, वो सब इसी 0.1% जीन की वजह से होता है, जीनोम की वजह से होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एम है, फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल और एमंग इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन। तो हमें इसी, हमारा जो एम है या पर्पज है, ये जो 1% है, इसी को फाइंड आउट करना है, जो डिफरेंस है 2 इंडिविजुअल को। जैसे कि 2 इंडिविजुअल हैं, दोनों में जेनेटिक डिफरेंस क्या है, कितना है ना, कौन कौन से हैं, इसको कैलकुलेट करना ही हमारा एम है। तो जो हमारा एम है वो क्या है कि जो अगर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल हैं और उनकी हमें डीएनए की स्टडी करनी है, तो क्या होगा उसमें, या तो हम पूरे डीएनए की स्टडी करें, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, एक्सपेंसिव होगा और बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क हो जाएगा। लेकिन अगर हम करना ही चाहते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा मेथड है या क्विक वे है, जिससे कि हम 2 डीएनए को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं कंपेयर। तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेन एम है वो यही है। ठीक है, खैर अब इसके बारे में हम लोग पहले जो उसमें कुछ डिफिनीशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम फिर उस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिपीटिटिव डीएनए के बारे में, कि रिपीटिटिव डीएनए क्या चीज़ होती है। तो रिपीटिटिव डीएनए का मतलब कोई डीएनए का सेगमेंट है ना, तो स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीटेड मेनी टाइम्स। कोई एक डीएनए का पार्ट है या कोई सीक्वेंस है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिपीटिटिव डीएनए। जैसे ACTG है, फिर ACTG, फिर ACTG, एक ही चीज़ बार बार कंटिन्यूली बार बार वो आ रही है। तो ऐसे एक ही साथ कंटिन्यूटी में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ है फिर थोड़ी दूर पर, ऐसे नहीं, कंटिन्यूटी में बार बार वो रिपीट हो रहा है ना। चाहे वो 5 ही बेस पेयर हो या 10 बेस पेयर हो या 20 हो, लेकिन वो रिपीट हो रहे हो बार बार, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे रिपीटिटिव डीएनए। अब इन रिपीटिटिव डीएनए में भी, है ना, जो हाई रिपीटेशन सीक्वेंस है, जो बार बार हो रहे हैं, उनका मतलब रिपीटिशन का टाइम्स बहुत ज़्यादा है ना, हाईली रिपीटिटिव डीएनए, तो उनको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, कि उसमें जैसे एक डीएनए सीक्वेंस है 10, 20 या 100 या 1000 बेस पेयर का, वो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 100 टाइम्स, इवन 1000 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए। और इनको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, नॉर्मल डीएनए से, जिसको नॉर्मल जो जीनोमिक डीएनए है, जिसको हम लोग बल्क डीएनए बोलते हैं, उससे इस रिपीटिटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो उसके इस मेथड से इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज से इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक ग्राफ देख रहे हैं, इसमें ये सैटेलाइट डीएनए है और ये बल्क डीएनए है। तो सैटेलाइट डीएनए चूंकि बल्क डीएनए से कम होता है, तो यहाँ पे आप ये ग्राफ देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, ये सैटेलाइट डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बल्क डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से देखते हैं कि सैटेलाइट डीएनए फॉर्म्स स्मॉल पीक्स, व्हाइल जीनोमिक डीएनए फॉर्म्स बल्क मेजर पीक, या बल्क डीएनए फॉर्म्स मेजर पीक, हाईएस्ट पीक
या हाई पीक आप कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से इस यहाँ पे ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से हमने दोनों तरह के डीएनए को सेपरेट कर लिया है। तो सैटेलाइट डीएनए आप समझ गए होंगे कि ऐसे डीएनए जिसमें कि रिपीटेटिव सीक्वेंस बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा उसमें रिपीटेशन हो, और इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें भी कई तरह के डीएनए होते हैं, सैटेलाइट में भी बहुत सारे होते हैं। इसके बाद तो हम लोग सैटेलाइट डीएनए के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सैटेलाइट डीएनए जो होता है उसमें भी हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन कौन कौन से, A⁻T और G⁻C। A⁻T ज़्यादा है उसमें या G और C का कम्बिनेशन ज़्यादा है। तो अगर A⁻T रिच होगा और G⁻T रिच होगा, इसके बेसिस पे हम लोग इनको डिफरेंशिएट करते हैं। लेंथ ऑफ सेगमेंट, ये जो डीएनए का सीक्वेंस है उसकी कितनी लेंथ है, और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, जो रिपीटिशन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है। ठीक है, हमने वही डिस्कस किया था रिपीटिशन के बारे में कि जैसे कि ये रिपीटिशन हो रहा है तो 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार हो रहा है। ठीक है, और इनकी लेंथ कितनी है। जैसे यहाँ पे कितना है बेस पेयर, 1 2 3 4 बेस पेयर है। ठीक है, अब ये 4 के बजाय 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो एकदम कंटिन्यूटी में बहुत सारा हो, फिर वो रिपीट हो, फिर 100 न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो, फिर 100 न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है और एक सीक्वेंस में कितने बेस पेयर हैं, दोनों चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो हम लोग माइक्रो सैटेलाइट की अगर बात करते हैं तो उसमें जनरली जो देखा गया कि 2 to 6 बेस पेयर या थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो सकता है, ये होता है एक सीक्वेंस में। जैसे हमने यहाँ 4 दिखाया है तो 2 to 6, 2 भी या 6 तक यहाँ पे हो सकते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और तो ऐसे सैटेलाइट डीएनए को हम लोग बोलते हैं जिसमें 2 to 6 बेस पेयर ही रिपीट होते हों, बार बार रिपीट होते हों। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे माइक्रो। माइक्रो का मतलब ये होता है एकदम स्मॉल, बिल्कुल माइक्रोस्कोप जैसे आप लोग कहते हैं, बिल्कुल माइक्रो का मतलब बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल। फिर आता है मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट का मतलब, मिनी सैटेलाइट डीएनए का मतलब जिसमें कि जो रिपीटेड सीक्वेंस है या बेस पेयर है, जैसे यहाँ पे जो ये रिपीटिशन हो रहा है वो कितने हो, 10 to 60 हो। मैंने 60 कंटिन्यूटी में हो, फिर उसके बाद वही चीज़ 60 हो, फिर वही चीज़ बाद 60 हो। जैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं तो हमने नंबर लिखा 1 से लेके 50 तक, फिर उसको 1 से लेके 50 तक, फिर 1 से लेके 50 तक, इस तरह से इसको बार बार हम लिखें तो क्या हो जाएगा, रिपीटेड सीक्वेंस हो जाएगा। तो मिनी सैटेलाइट में भी यही होता है कि एक बेस पेयर का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। बेस पेयर 4 ही होंगे नो डाउट, लेकिन सीक्वेंस जो होगा उनका वो एक होगा। फिर वही सीक्वेंस फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। तो वो कितनी बार रिपीट हो सकता है, 5 to 50 टाइम्स। 5 to 50 टाइम्स रिपीट हो सकता है। और कितने बेस पेयर एक सीक्वेंस में कितने बेस पेयर होंगे, 10 to 60, 10 से लेकर 60 तक कुछ भी हो सकते हैं, है ना, 45 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। और रिपीट कितने बार होगा, 5 to 50 टाइम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लंबा या कितना लॉन्ग चेन हो सकती है इसमें। अगर 60 ले लिया जाए और यहाँ 50 ले लिया जाए तो कितने बेस पेयर हो जाएंगे, 300,000 बेस पेयर आपके हो जाएंगे एक ही रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए में। ठीक है, तो इतने तक हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें जो खास बात यह है कि मोर देन 1000 लोकेशन। अब ऐसा जो सीक्वेंस है, एक तो ये कंटिन्यूटी में हो गया, इतना हो सकता है 3000 तक या 50, 10 to 60 और 5 to 50 टाइम। दूसरा ये कितनी जगह पे, पूरे डीएनए में 1000 प्लेस पे या लोकेशन पे ऐसा हो सकता है। तो फिक्स तो नहीं है, लेकिन कि अलग अलग इंडिविजुअल में ये नंबर अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि एक इंडिविजुअल में वो चीज़ फिक्स होती है, वो बदलती नहीं है कि बार बार चेंज होता रहे। ठीक है, और यही जो रिपीटेड सीक्वेंस है, ये बेस पेयर का सीक्वेंस है, इनका रिपीटिशन का पैटर्न है और कितने लोकेशन पे हैं, यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस बनता है। क्योंकि ये हर इंडिविजुअल में फिक्स है और हर इंडिविजुअल में डिफरेंट है, वेरिएशन है, इसमें हर इंडिविजुअल में अलग अलग है। तो इस सीक्वेंस को हम लोग अगर किसी तरह जान लें, समझ लें, देख लें, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो किस इंडिविजुअल का है। कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे कि जो जितने भी किसी भी इंडिविजुअल है, कोई भी आदमी है, औरत है, उसके बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं, ठीक है ना, जैसे ब्लड है, हेयर फॉलिकल है, स्किन है, बोन है, सलाइवा है, स्पर्म है, इन सब में हर में टिश्यू होता है, आप जानते हैं, सेल्स होती हैं। तो उन सेल्स के अंदर
जो डीएनए होगा उसका पैटर्न या उसका पॉलीमॉर्फिज्म यही होगा, सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो हम कुछ भी हमें मिल जाए, जैसे कि आप जानते हैं कि फॉरेंसिक साइंस में आप देखे होंगे कि कोई भी सैंपल मिल गया, ब्लड का सैंपल मिल जाए, बाल का सैंपल मिल जाए, हेयर का, स्पर्म का मिल जाए, सलाइवा का मिल जाए, बोन का टुकड़ा, कोई भी शरीर का एक टिश्यू मिल जाए हमें, तो उससे हम पैटर्न जान जाते हैं उसके डीएनए का। इसी को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा टेक्निक हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से ये चीज़ की जाती है। लेकिन अंतर क्या है, मतलब इसमें कैसे पता करते हैं कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है, ये जो VNTR है, ये हर टिश्यू में एक ही होगा। तो कोई भी टिश्यू हमें मिल जाए बॉडी का तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसका है। जैसे कि होता है ना कि कोई साइड से सैंपल लिया जाता है, बाद में फिर सस्पेक्ट का ब्लड टेस्ट किया जाता है या टिश्यू लिए जाते हैं, उससे उसकी मैचिंग कराई जाती है, और मैचिंग कराने से हम लोग विक्टिम को पकड़ सकते हैं कि कौन इसमें है। या फिर पेरेंटल भी डिस्प्यूट होता है कि उसमें भी इस तरह से होता है, इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप समझ गए इस चीज़ को कि जेनेटिक मैपिंग के लिए ह्यूमन जीनोम की अगर हमको मैपिंग करनी है या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, दोनों केस में ये जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है सीक्वेंस में डीएनए के, यही हमारा बेसिस बनता है। आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे अब। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वेरिएशन एंड जेनेटिक लेवल, और ये म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। कई बार ये म्यूटेशन की वजह से होता है। जनरली हम कह सकते हैं कि ये म्यूटेशन की वजह से होता है, और म्यूटेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि म्यूटेशन कैसे हो सकता है। तो म्यूटेशन जनरली क्या होता है कि सोमैटिक सेल्स में भी हो सकता है और जर्म सेल में भी हो सकता है। तो जो सोमैटिक सेल में होता है उसका तो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो गैमेट्स प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में, उसमें क्या होता है कि अगर गैमेट में म्यूटेशन हो रहा है ना, तो उसमें क्या हो सकता है वो कि अगर जर्म सेल में म्यूटेशन हो रहा है तो डज नॉट सीरियसली एम्पेयर इंडिविजुअल एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन। तो अगर जर्म सेल में इस तरह से म्यूटेशन हो कि उसमें उसकी कैपेबिलिटी पे कोई इफेक्ट ना आवे, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी पर, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी पर कोई इस पर इफेक्ट नहीं आवे, तो फिर क्या होगा, अगर जर्म सेल में डिफेक्ट आ रहा है, जर्म सेल में म्यूटेशन हो रहा है, तो वो अगले जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि अगर जो भी जर्मिनेटिव सेल्स हैं, है ना, जो कि गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल हैं, उसमें म्यूटेशन इस तरह से हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तब फिर वो म्यूटेशन अगले जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब एट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन एलील एट ए लोकस इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01%। अब यहाँ पे आप अंतर समझेंगे कि म्यूटेशन भी एक ही जैसी आपको महसूस हो रहा है, कह रहे म्यूटेशन भी वही चीज़ है, चेंज हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म भी चेंज हो रहा है, तो फिर अंतर क्या है दोनों में। ठीक है, तो अगर जो म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन का मतलब आप जानते हैं कोई न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो रहा है, तो अगर उसका फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी अगर 0.01% से ज़्यादा है, किसी भी म्यूटेशन की या चेंजिंग की या वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर 0.01% से ज़्यादा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। बजाय म्यूटेशन की हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। और कभी ऐसा इक्का दुक्का कहीं कुछ हो जाए तो फिर उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म ना कह के उसको हम लोग म्यूटेशन ही कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यही कहा गया है इसमें